बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारत बिल्कुल मुअत्तल है। आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला मुअत्तल है। अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला भी मुअत्तल है। इस पर बात करेंगे आपके साथ। और इस हवाले से हमने तुरखम का विज़िट किया था। पेशावर से तुरखम तक क्या सूरत हाल है, ये तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इस हवाले से जो तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वफूद के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है और इसके क्या मुमकिन नताइज आ सकते हैं। आज उसका दूसरा दिन है इन मुज़ाकरात का। आपको मालूम है कि 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए गए थे, जिसके बाद यानी 12 अक्टूबर को पाक अफ़गान शाहरा तोरखम समेत बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बार्डर्स को बंद कर दिया गया था। इसी तरह बलूचिस्तान में भी चमन शाहरा को भी बंद कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ मैं गया था पेशावर से तोरखम इस सिलसिले में कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इस हवाले से भी मैंने वहाँ से भी आपको अपडेट किया, वहाँ से रिपोर्ट किया था। जो वहाँ की जो सूरत हाल है, आपको मुख्तसर सिर्फ ये बताना है कि जो मैंने वहाँ पर देखा, पेशावर से जमरूद तक अगर इस सफ़र को दो हिस्सों में तकसीम करें तो जमरूद तक हालात मतलब मामूल के मुताबिक जिस तरह पहले थे, लेकिन जमरूद से निकल कर ही गाड़ियों की लंबी कतारें शुरू हो जाती है, जो मालबरदार गाड़ियां हैं, जिसमें हर किस्म का सामान मौजूद है, जिसमें सीमेंट है, ज्वार है, मकई है, बांस है, सरिया है, तामीराती मवाद है। यानी हज़ारों की तादाद में ये गाड़ियाँ जो है ये जमरूद से तोरखम तक मौजूद है, जो कि जमरूद से तोरखम तक ये 40 से 41 किलोमीटर का ये फासला है। और इस पूरे रास्ते में जो है कंटेनर एक कतार में खड़ी है। तो ये हज़ारों की तादाद में ये कंटेनर मौजूद है, जिसमें ये मुख्तलिफ सामान है। इसी तरह दूसरी जानिब से भी यही सूरत हाल है। वहाँ पर हमने ड्राइवरों के साथ बात की, मुख्तलिफ ड्राइवरों के साथ, मुख्तलिफ मीन कई ड्राइवर्स के साथ बात की। एक गाड़ी में हम गए जिसमें 4 लोग सो रहे थे। एक ड्राइवर था, कंडक्टर था, उनके साथ 2 मजदूर थे। इसी तरह कुछ ड्राइवर रोड पर ही उसने बैठे थे, वहाँ पर अपने लिए खाने वगैरह का भी इंतज़ाम कर रहे थे। वहाँ पर पानी का एक बोतल जो है वो कह रहे थे ड्राइवर कि वो बहुत दूर से लाते हैं और 300 रुपये जो है वो रोज़ाना वो पानी पर खर्च करते हैं। और इसी तरह 2,500 से 3,000 रुपये रोज़ाना वो वहाँ पे खर्च करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर खाते हैं। इसके अलावा वो गाड़ियाँ जो थी, खासकर एक गाड़ी के साथ जब हम बात कर रहे थे ड्राइवर के साथ, तो उनकी गाड़ी के 3 टायर वो पंचर हो चुके थे। इसी तरह तकरीबन तमाम गाड़ियों वालों के साथ यही जो है मुश्किलात थी। जब बॉर्डर पर हम पहुँचे, तोरखम बिल्कुल बॉर्डर पर जब हम गए, वहाँ जब एक रश रहता है, क्योंकि जो आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक जब से ये अफ़गान महाजरीन की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है, तो रोज़ाना 10,000 अफराद जो है ये पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की जानिब जो है वो दाखिल होते हैं। और इनमें ज़्यादा तादाद अफ़गान महाजरीन की होती है, जो कि यहाँ पर गैर रजिस्टर जो अफ़गान महाजरीन है, गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, वो जो है वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाते हैं। लेकिन वहाँ पर मतलब अफ़गान महाजरीन जो गैर रजिस्टर महाजरीन हैं, उनकी तादाद बहुत कम थी। इक्का दुक्का जो है ये अफराद ये अफ़गान महाजरीन थे, लेकिन वहाँ पर कैंसर में मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा ज़्यादा थी। अमीरी है कैंसर। जो मैंने वहाँ पर देखा मुख्तलिफ होटलों में, बल्कि उसमें सिर्फ एक होटल था जो कि कुछ बेहतर था, उसमें मुनासिब था। बाकी वो सरायों की तरह, बल्कि सराय है, उसमें मरीज़ वहाँ पर रह रहे थे। मैं जिन लोगों से मैंने बात की, मतलब एक बूढ़ा शख्स था, वो कैंसर के मरीज़ थे, बात भी सही तरीके से नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक शख्स था, एक बूढ़ा शख्स था, उसके पास मतलब 2 बेटे और 2 बेटियाँ थी और 1 उनका बेटा, यानी 3 बच्चों को वो लाया था। वो नाबीना थे, इलाज के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो कह रहे थे कि इस पे खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए वो वापस जा रहे हैं। वहाँ पर कैंसर के और भी बहुत ज़्यादा मरीज़ थे। वो सारी वो वीडियोज़ वगैरह वो आपके साथ मैंने शेयर की है। उनके उनमें से है जो है बेशतर के पास
पैसे भी ख़त्म हो गए थे। और उसमें जो मैंने नोट किया कि ये मरीज़ जो है बड़ी तादाद में बॉर्डर पर क्यों आए हैं, और उनसे मैंने बात भी की कि आपको क्या मालूम नहीं था कि ये बॉर्डर बंद है? तो एक तो उन्होंने कहा कि उन्हें कहा गया था कहीं से, मतलब कभी सोशल मीडिया पर कहीं किसी से सुन लिया कि बॉर्डर खुल चुका है या कल खुलेगा। और ये खबरें भी आप तकरीबन आप भी 5-6 दिनों से देख रहे हैं कि जो क्लियरेंस के स्कैनर है वो बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए हैं, अमला जो है उसको तलब कर लिया गया है और इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, और बॉर्डर किसी भी वक्त खुल सकता है। लेकिन इस तरह का कोई सीन वहाँ पर नहीं था। हालांकि वहाँ पर भी हम आपको भी पता है, और वहाँ से भी मैंने बताया कि ये वो बॉर्डर था जिस पर मतलब ये जो जंग छिड़ी थी, जिसमें पाकिस्तान पर मुख्तलिफ अतराफ से हमले हुए थे, तो उसमें तुरखम बॉर्डर जो था वो बिल्कुल महफूज था। वहाँ पर इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया था। तो वहाँ पर जो जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों से हमने बात की, वो सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे थे कि इस बॉर्डर को खोल दिया जाए। और इसके अलावा ये तो सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टरों का नुकसान नहीं था, या सिर्फ मरीज नहीं थे, बल्कि इस रूट पर जितने भी कारोबार होते हैं वो सब मुतासिर है। अगर कोई पेट्रोल किसी पंप से डलवाना है तो वो पेट्रोल पंप से मतलब वो भी मुतासिर हो रहा है। इवन यहाँ तक कि कोई अगर पंक्चर लगाता है तो वो भी मुतासिर हो रहा है। वहाँ पर होटल मुतासिर हो रहे हैं, जो मकामी ट्रांसपोर्ट है वहाँ का, जो टैक्सी वगैरह जो पेशावर और दीगर इलाकों तक तो हमसे लोगों को लाते हैं, वहाँ पर ले जाते हैं। तो ये तकरीबन सारा कारोबार वहाँ पर मुतासिर था। दुकानें बंद थी, होटलें बंद थी। एक दो होटल खुले थे, जो डब्बे टाइप के होटल होते हैं, तो वो बहुत कम लोग वहाँ पे थे, उनके लिए वो खुले थे, और वो भी बाज़ लोगों को मुफ्त खाना फराहम कर रहे थे। तो ये तो एक है बॉर्डर की सूरत हाल। और ये भी जब 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी जब ये हमले हुए थे, तो उसके बाद ये बॉर्डर बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर उसमें उस हवाले से कतर दोहा में मुज़ाकरात हुए। उस मुज़ाकरात में फिर जो है ये फायरबंदी की गई, सीज़ फायर की गई। लेकिन आज जो है जो खबर सामने आई है, और ये सीज़ फायर थी, और इसके दूसरा दौर जो है जो इस्तांबुल में हो रहा है, तुर्की में, उस पे मैं आता हूँ। लेकिन अब तक ये सीज़ फायर की गई थी। लेकिन गुज़िश्ता रात जो एक और वाक़या पेश आया स्पिनवाम, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में, जहाँ से दहशतगर्दों ने फिर से एक हमले की कोशिश की या दरअंदाजी की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की, जिनमें 5 सिपाही हमारे शहीद हो चुके हैं पाकिस्तानी। और उसमें जवाबी कार्रवाई में 5 खुदकश बमबार समेत 10 दहशतगर्दों को भी मारा गया है। तो मतलब, और जैसे हम शुरू से यही कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है ये मामलात को सुलझाना जो है इस वक्त। और जब तक टीटीपी और अमारत इस्लामी जो है इस पर आमादा नहीं होती, तो ये सिलसिला चलता रहे। अब जो तुर्की में मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, इस हवाले से भी मैंने कुछ चीज़ें अपने तजिए में आपको बताई थी कि क्या हो सकता है। तो एक तो पाकिस्तान का जो बुनियादी डिमांड है, एक 1 पॉइंट डिमांड, कि वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, अफ़गानिस्तान से अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इनको रोक दिया जाए। उसमें डिटेल में मैं नहीं जाता कि मतलब वो क्यों नहीं रोक रहे, उनका नज़रिया एक है, उन्होंने इकट्ठे जंगी लड़ी है। तो लेकिन अब जो तुर्की में मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तो इसमें एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की जानिब से जो वफ़्द वहाँ पर है, उनके अब तक नाम सामने नहीं आए, कोई ऑफिशियली कोई कंफर्म कि वहाँ पर हमारे जो है हमारे पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात में कौन शामिल है। ये इसमें मुझे कोई मंतक भी मतलब मेरे ज़हन में नहीं है कोई क्या मंतक हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उनके पास कोई मंतक हो, या कोई ये भी पॉलिसी का हिस्सा हो। लेकिन ये नाम जो है ये छुप भी नहीं सकते। ये अफ़गान जो वहाँ पर बैठे हैं, जिनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो एक स्टेज पर बता देंगे, नहीं तो वहाँ भी मीडिया है तुर्की में, वो कोई मीडिया उसको रिपोर्ट कर लेगा। बहरहाल इन्होंने, लेकिन ये कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से कि डीजीएमओ जो है इसमें है, और डिप्टी डीजीएमओ है, और इसके अलावा अस्करी हुक्काम है। और अस्करी हुक्काम भी इसलिए है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ वीडियोज़ पेश किए हैं, जिनमें कुछ पैसों की लेन देन हो रही है, और इसमें इंडिया के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि उसके बाद जो है अफगानिस्तान की वफूद ने या अफगानिस्तान ने कुछ लचक दिखाने की कोशिश की है। लेकिन ये लचक भी जो है ये एक हद तक है, उस हद तक नहीं कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन इस मीटिंग में, इस में जो अफगानिस्तान का वफ्द है, वो 7 रुकनी वफ्द है, और उसमें उसके नाम सामने आ चुके हैं। उसमें नायब वजीर दाखिला है
جو وزارت داخلہ کا نائب وزیر کو وہ کہتے ہیں رحمت اللہ مجیب، یہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہے سراج الدین حقانی، ان کے بھائی انس حقانی ہے اس میں، اور افغانستان میں ترکی میں افغانستان کے سفارت خانے میں کہ جو سربراہ ہے سہیل شاہین، وہ اس وفد میں شامل ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی وہ اس میں شامل ہے اس وفد میں، اور اس کے علاوہ وزارت دفاع کے ڈپٹی آپریشنز نور رحمان نصرت بھی اس میں شامل ہے۔ اب جو ہے یہ مذاکرات آج دوسرا دن تھا استنبول میں، اور جب ہم بارڈر پہ گئے تھے تو وہاں پر بھی لوگوں کی جو امیدیں تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ شاید 25 کو یہ کھل جائے، اور سب جو ہے بہت یقین کے ساتھ وہ ان کا خیال تھا کہ یہ 25 کھل جائے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ اب اگر میں آپ کو جو میری نظر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ مطلب اور بھی خفا ہو جائیں گے، تو اور وہی ہوا کہ 25 کو بھی نہیں کھلا، اور اب جو ہے نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس پر ایک اور ویلاگ میں تجزیہ پھر رکھوں گا کہ یہ معاملات کیوں نہیں سلجھ رہے، اور جو اس کے پیچھے جو ہے کیا محرکات ہے، اور کس بات پر جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ صرف ایک بات کہ وہاں سے جو ذرائع سے استنبول میں جو بات چیت ہے وہاں سے کوئی کنفرم یا رپورٹڈ کوئی بات نہیں نکلی، لیکن جو ذرائع سے بات نکلی ہے کہ افغانستان کی جانب سے 3 مطالبات پیش کیے گئے ہیں، جن میں افغان ٹرانزٹ کو سیاسی عمل سے الگ رکھنا۔ یہ وہاں پر ڈرائیوروں جس سے بھی ہم نے بات کی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تجارت اور سیاست کو الگ رکھا جائے۔ دوسرا ان کا ڈیمانڈ تھا کہ افغانستان کے ساتھ تمام تجارتی پوائنٹس کھول دیے جائے، افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنے میں مہلت دی جائے، ان کے ساتھ سختی نہ کرے، اور انہیں علاقے کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر مرحلہ وار نکال دیا جائے۔ پاکستان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ 7 مطالبات، حالانکہ یہ سارے مطالبات ایک ہی مطالبے کی گرد جو ہے گھومتے ہیں۔ پہلا مطالبہ دہشت گرد اور مسلح گروہ کے ٹھکانوں کے خاتمے کے لیے فوری اور قابل عمل اقدامات اٹھائے جائے، افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی سرگرمی اور حملوں کے لیے استعمال ہونے سے روکا جائے، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے بندوں کے خلاف واضح کارروائیاں عمل میں لائی جائیں، دہشت گردانہ حملوں کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو قانون کے سامنے لائے جائے، اور اگر افغان حکومت مطلوبہ کارروائی کرنے سے قاصر ہو تو پاکستان کو کارروائی کی اجازت دی جائے، اطلاعاتی معلومات کے تبادلے اور ہم آہنگی کو مضبوط بنایا جائے تاکہ افغانستان میں پاکستان مخالف عناصر کی سرگرمیوں کا مؤثر طریقے سے راستہ روکا جانا ممکن ہو۔ 5واں ڈیمانڈ یہ ہے کہ ڈیون لائن پر سیکیورٹی کے واضح اقدامات یقینی بنائے جائے اور سرحد کی مشترکہ حفاظت کے لیے ایک منظم حکمت عملی وضع کی جائے۔ 6واں ڈیمانڈ ہے کہ افغانستان میں متحرک مشکوک گروہوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی بجائے ان کی سرکوبی اور سرگرمیوں کی مؤثر روک تھام اولین ترجیح ہے۔ جو کہا جا رہا تھا افغانستان کی جانب سے کہ وہ کسی دوسرے علاقے میں ان کو منتقل کر دیں گے، تو اس پر بھی پاکستان کا یہ بات ڈیمانڈ آ گئی ہے۔ اور جو 7واں اور آخری ہے کہ ان مطالبات کے نفاذ کے لیے باریک بینی سے مؤثر اور عملی اقدامات اٹھائے جائے جن کے نتیجے میں فوری اور واضح نتائج حاصل ہوں۔ یہ تو ذرائع کی جانب سے سامنے آ رہی ہے، یہاں پر جو ہے ہمیں پریکٹیکلی کچھ اس طرح کی نرمی یا امن نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ جو میں نے بتایا کہ لیٹسٹ ایک اور حملہ بھی ہوا ہے۔ تو جو بھی ہوگا اس کے بعد جو تازہ ترین ہمیں خبریں موصول ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔